हेलो दोस्तों, आपका डर के राज में पुनः स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मुंजा कहते हैं। ये मुंजा मैं बहुत एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से, जो उत्तर प्रदेश के ही है, और मैं इसी तरीके से प्राप्त किया हूं और जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन कहानी थी। तो ये दो दोस्तों की कहानी है जो छोटे ही रहते हैं, जैसे 8-9 साल 10 साल के ऐसे बच्चे। तो उसी समय एक की मृत्यु हो जाती है। तो उसी के विषय में बताया कि वो मुंजा हो गया। मुंजा के विषय में आगे जो है बताया जाएगा। तो ऐसे दो दोस्त थे जो है, एक तो बहुत ही समझदार था, अच्छे ढंग का व्यवहार करता था, लेकिन एक ऐसा था जो कि मंद बुद्धि का था। वो मंद बुद्धि का मतलब दिमाग कम करने पर जो है अलग अलग तरह की हरकतें करना। जैसे मान लीजिए कि बच्चे, आप जानते हैं कि 8-9 साल के बच्चे जो है कभी कभी जो है पेशाब करने लगते हैं, तो जो है गोल गोलैया करने लगते हैं या सड़क उड़क बनाने लगते हैं। उसी में कोई कुल्हड़ लेते हैं, उसमें पेशाब करने लगते हैं, भर करके देखते हैं कि भर जा रहा है कि नहीं भर जा रहा है। कोई दीवार पे ही पेशाब करने लगते हैं और ऊपर करने का प्रयास करते, मतलब इसी तरीके की कहानी है। और ये बहुत ही अलग ढंग की है। और ये दादा जो है मिल गए और वो पूरी बात बता रहे थे, लेकिन बहुत ही उसमें अलग खौफ ही पैदा हो रहा था। बड़ी गजब की कहानी है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जहाँ जैसे भी होगा थोड़ा सा आप लोग प्रमोट भी करिए, प्रोत्साहन भी करिएगा कि हाँ, यहाँ मेरी ये कमी रह गई है। मैं यही आशा आप लोग से करता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को। ऐसे दो दोस्त थे जो बचपन में साथ रहते थे, खेलते थे। जिसमें एक मजाकिया टाइप का मंद बुद्धि का था और दूसरा शर्मीला और समझदार था और शालीनतापूर्ण व्यवहार करता था। विनोद जो पुत्र मानेसर था, वह जो है मंद बुद्धि था। और दूसरा राकेश पुत्र पंडोही, वो थोड़ा उसका मस्तिष्क ठीक था। तो यह परिवार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुजाखल गांव के निवासी थे। मूल रूप से परिवार खेती बाड़ी करने वाले थे और बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खेत जाया करते थे। माता पिता अपने काम में खेती में लगे रहते थे और बच्चे आपस में खेलते थे। कभी कभी समझ भी कर लेते थे, झगड़ा भी कर लेते थे। विनोद लगभग 10 वर्ष का था और राकेश लगभग 11 वर्ष का था। विनोद की हरकतें अभी मैंने बताया आपको कि अजीब सी होती थी। जैसे किसी बड़े को अचानक थप्पड़ मार देना, या औरतों लड़कियों को चुटकी काट लेना या दांत काट लेना। इसी तरीके से कभी किसी को जो है चुम्मा ले लेना, कोई कुछ लेकर जा रहा हो तो उसे धक्का लगा देना आदि। कुछ लोग उसकी इन आदतों से गुस्सा होते थे, थप्पड़ लगाते देते। कोई बच्चा समझकर डांट देता था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में हाहाकार मच गया और मानेसर का घर ही उजड़ गया। वे दोनों बच्चे पढ़ने गए थे। लौटते समय खेल में ही कुआं झांकने लगे और उसमें ढेला मारने लगे। पता नहीं कैसे विनोद उस कुएं के अंदर चला गया। वहां आसपास कोई न होने के कारण विनोद कुएं में डूब गया और राकेश डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। वो आकर चारपाई के नीचे छिप गया और रोते रोते वहीं सो गया। इधर जब काफ़ी देर होने लगी तब बच्चे नहीं आए तो लोग खोजने लगे। काफ़ी हैरानी के बाद भी जब नहीं मिले, रात हो गई तो लोग रोने लगे। देर रात राकेश की माँ को चारपाई के नीचे कुछ हलचल सा लगा। वो उठकर देखती हैं तो राकेश वहाँ पड़ा था। उसको बाहर निकाला गया और जब लोग विनोद के विषय में पूछने लगे उससे, तो उसने बताया कि विनोद कुएं में गिर गया है। अब लोग दौड़ते हुए उस कुएं के पास गए। गोताखोर लोग कुएं में घुसकर तलाशते हैं तो विनोद की लाश कुएं से ही मिली।
विनोद की लाश को दफना दिया गया। मानेसर और पंडोही दोनों एक एक लड़के ही दोनों के पास थे। मानेसर का तो घर ही उजड़ गया, अब राकेश भी अकेला रह गया। अतः एक दिन राकेश को उसके माता पिता ने उसके बुआ के घर लखनऊ भेज दिया। अब राकेश अपने बुआ के घर पर रहकर ही पढ़ने लगता है। उसके माता पिता कहीं वहीं जाकर उससे कभी कभी मिल लेते थे। इधर सुजाखर गांव के बगल का गांव बासुपुर था। वहां के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें विनोद और राकेश पढ़ते थे। वे अक्सर उसी कुएं के पास से आते थे जिसमें विनोद गिरकर खत्म हो गया था। वे जब भी उस कुएं के पास आते थे तो उन्हें विनोद और राकेश की याद आ जाती थी और वे उनकी चर्चा करने लगते थे। उसमें कुछ लड़के ऐसे थे जो कहते थे कि विनोद बहुत मज़ा लगाता था, बेचारा हमारा साथ छोड़कर चला गया। ऐसे उन लोगों में एक लड़का था रोहित, जिसके पिता का नाम दिनेश था। वह विनोद की कक्षा में ही पढ़ता था और उसके साथ ही रहता था। एक दिन रोहित स्कूल से लौट रहा था तो उसके साथ के लड़के आगे आगे चले गए। रोहित जब कुएं के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि विनोद कुएं के पास ही बैठा है और वह कुछ ईंट, पत्थर और लकड़ियां लेकर खेलने के लिए बैठा है और उसके साथ एक और लड़का भी बैठा है। इस लड़के को रोहित नहीं जानता था। रोहित विनोद के पास जाता है और कहता है कि विनोद, तू जिंदा है? विनोद ने कहा हाँ, और हम सब खेलते हैं, किसी को बताना मत, सब जानते हैं कि मैं मर गया हूँ लेकिन मैं जिंदा हूँ। तू रोज यहाँ आया कर, मैं तुम्हें रोज मिलूंगा। चल मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। अब विनोद रोहित को लेकर कुएं से कुछ दूर जाता है जो घना जंगली क्षेत्र था। वहाँ चारों तरफ कटीले बबूल के पेड़ थे जिसमें जाना मुश्किल होता था। बीच में एक बड़ा तालाब था। तालाब कच्चा होने के कारण उसके किनारे किनारे जो है जमीन के नीचे कगार सा बना हुआ था जिसमें कोई भी जानवर या छोटे बच्चे आराम से घुस सकते थे और रह सकते थे। विनोद रोहित को लेकर अंदर जाता है। अंदर कोई जानवर नहीं थे। वह कगार अंदर ही अंदर बहुत दूर तक था। अंदर ले जाकर विनोद ने कहा, यह हमारा, तुम्हारा और इस गोलू का, जो तीसरा लड़का था, गोलू का घर रहेगा। किसी को बताना मत, हम लोग यहीं खेला करेंगे और ढेर सारा खिलौना भी हम लोग के पास रहेगा। रोहित उस कगार के अंदर विनोद और गोलू के साथ खेलता है। कुछ देर बाद विनोद कहता है कि अब तू अपने घर जा और कल दोपहर में फिर आना। रोहित अपने घर आने लगता है तो विनोद कहता है, मेरी आंख में देख। रोहित जब उसकी आंख में देखता है तो उसकी आंख से विचित्र सा चमक रोहित की आंख में प्रवेश कर जाता है, जिसमें रोहित विनोद के कहने के अनुसार काम करने लगता है। उधर रोहित अपने घर पहुंचता है तो थोड़ा समय अधिक हुआ था लेकिन किसी ने कोई महसूस नहीं किया। उसकी माँ उसको खाना देती है तो वह खाना खाने लगता है और जो हाथ में जूठा चिपक जाता उसे वहीं छिड़क देता। उसकी माँ ने उसको डांटा तो उसने कहा, मैं तो छिड़कूंगा, तुम्हारे ऊपर भी छिड़कूंगा। यह कहकर उनके ऊपर भी छिड़क देता है। इस पर वह उसे पीट देती है। इस कारण वह थाली फेंक कर चला जाता है और उनके ऊपर थूक देता है। यह देखकर उसकी माँ और अधिक पीट देती है। अब रोहित कहता है, मैं अपने मम्मी से बताऊंगा। अपने मम्मी से ही कह रहा है कि मैं अपने मम्मी से बताऊंगा कि तुमने मुझे मारा है, और रोने लगता है। यह सुनकर उसकी मम्मी सोचने लगती है कि यह क्या कह रहा है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। उन्होंने रोहित को पुचकारा। उन्होंने उसको जलेबी दिया और पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब रोहित ने कहा, चाची ने मुझे मारा है। यह सुनकर दिनेश भी सकते में आ जाते हैं कि अपनी मम्मी को चाची कह रहा है। उन्होंने पूछा, यह मम्मी है कि चाची हैं? तब उसने कहा, तुम चाचा हो, वह चाची हैं। इस बात को सुनकर दिनेश ने सोचा यह गुस्से में बोल रहा होगा
और चूंकि दिनेश के बड़े भाइयों के बच्चे कई थे, सब चाचा चाची ही पुकारते थे, इसलिए हो सकता है बच्चा है उन्हीं को देखकर ऐसा बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद रोहित अपने बड़े पिताजी के बच्चों के पास जाता है, उनके साथ खेलता है। खेलते खेलते लड़ने लगता है, किसी पर थूक देता है, सरिता के बाल नोच देता है। सरिता उसकी चचेरी बहन थी। उनका खिलौना लेकर दूर फेंक देता है। हालांकि सब उससे बड़े थे, इसलिए उसे कोई मारता नहीं, लेकिन सब उसके इस शैतानी से परेशान हो गए और उसकी माँ अर्थात अपनी चाची से शिकायत कराई। रोहित की माँ ने उसे डंडा लेकर दौड़ाया। रोहित वहाँ से भाग गया। उसने कहा आज इसकी पिटाई हुई है इसलिए ऐसा कर रहा है। उसकी मम्मी ने कहा कि पिटाई होने के कारण ऐसा कर रहा है। खैर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। रोहित घूमते हुए मनेसर के घर पहुँच जाता है, यही जो विनोद का घर था, और उनकी पत्नी को, मनेसर की पत्नी को पकड़कर गोल गोल घूमने लगता है। मनेसर की पत्नी शांति को पहले तो यह अटपटा सा लगता है, लेकिन उसे विनोद की याद आ जाती है। विनोद भी अपने माँ शांति की साड़ी पकड़कर गोल गोल घूमने लगता था, कुछ खाने को मांगने लगता था। उसके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने रोहित को खाने के लिए पेड़े दिए। पेड़ा पाने के बाद वह उससे खा लेता है और लिपट कर और पेड़े मांगता है। शांति ने उसे 2 पेड़े और दिए। रोहित ने उसे भी खा लिया और कहा माँ और पेड़े दो। तो उन्होंने कहा अब पेड़े नहीं है बेटा। इस पर रोहित उनके ऊपर थूक कर भाग जाता है। यह बात शांति देवी को अजीब सा लगा। रोहित अक्सर उनके घर आता जाता था, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कभी करता नहीं था। आज उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। इधर रोहित अपने घर वापस जाता है और सो जाता है। देर रात वह उठ जाता है। गांव में सभी सो रहे होते हैं। वह जिधर भी जाता कुत्ते उसे देखकर भौंकना शुरू कर देते, लेकिन उसकी आंखें मिलते ही वह चूं चूं पू पू कर शांत हो जाते और वहां से भाग जाते। रोहित किसी के पशुशाला को देखता तो उनके 2-2 पशुओं की पूंछें आपस में बांध देता। इस तरह प्रधान रामसुख की 4 भैंसों का पूंछ आपस में उसने बांध दिया। प्रभु के 2 भैंसों का पूंछ आपस में बांध देता है। खिलावन के घर जाता है और गाय भी उन सब गाय थी उसके पास, उन सबका एक दूसरे से पूंछ बांध देता है। इस तरह पूरे गांव के जानवरों के पूंछ वह बांध देता है। वापस आते हुए उसने देखा कि रोहित की माँ सो रही है, तो उसने अपने माँ के बाल को चारपाई में खींचकर बांध देता है। यह सब करने के बाद वह आकर बिस्तर पर सो जाता है। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। कई लोगों के जानवरों की पूंछ खींचतान से उखड़ जाती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कार्य किसका हो सकता है। चूँकि रोहित इतना छोटा था कि किसी को उस पर शक हो सकता था, लेकिन यह कार्य इतने छोटे बच्चे के लिए संभव कम था। यह घटना इतना सामान्य भी नहीं था। प्रधान रामसुख ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस भी आई और तमाम लोगों को पूछताछ करती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस पूछताछ करके चली जाती है। अब गांव में लोग दहशत में थे, क्योंकि कई लोगों की कीमती जानवरों के पूंछ उखड़ गए थे। इधर देर सुबह रोहित उठता है। सब कुछ सामान्य था। वह माँ से खाना मांगता है और खाना खाकर स्कूल चला जाता है। स्कूल जाता है तो उसका सहपाठी संजय उसके साथ खेलने लगता है। संजय की आंखें रोहित से मिलती हैं तो वह रोहित के प्रभाव में आ जाता है। अब स्कूल में घटना ऐसी होती है कि सभी बच्चों के टिफ़िन एक दूसरे के बैगों में चले जाते हैं। सब अपने अपने टिफ़िन खोजने लगते हैं तो उनकी टीचर आकर सबकी पिटाई करती है। सरिता मैम संजय की पिटाई जब करने लगती हैं तो अचानक उनकी आंखें संजय की आंखों से मिल जाती हैं। उनके दिमाग पर पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ता है कि वह चुपचाप आती हैं और टीचर्स कक्ष में उन्होंने अपने आँखों का इशारा किया। कोमल टीचर के लंबे बाल अर्चना टीचर से और गीता मैम के बाल जानकी मैम के बालों से बन जाते हैं और वह दूर जाकर बैठकर लंच करने लगती है।
कुछ देर बाद लंच खत्म होते ही कोमल टीचर जैसे ही उठने को होती हैं, अर्चना मैम चीख पड़ती हैं। उन्हें देखकर गीता और जानकी जोर जोर से ठहाका लगाने लगती हैं। ठहाका इतना जोर और साथ ही ताली भी पीट रही थी कि प्रधानाचार्य कुसुमलता वहां पहुंच जाती हैं। वह भी इस दृश्य को देखती हैं और हंस पड़ती हैं और तुरंत सीरियस भी हो जाती हैं। कहती हैं कि यह क्या मजाक है, अभी इतना होता था कि जानकी उठने को होती हैं और गीता मैम बिलबिला पड़ती हैं। इस बार दोबारा वही हंसने का कार्य कोमल और अर्चना करती हैं, लेकिन सरिता दूर अपना लंच कर रही थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। खैर, प्रधानाचार्य सभी के बालों को खोलती हैं और हिदायत देती हैं कि दोबारा ऐसा मजाक न किया जाए। इधर संजय को लेकर रोहित अपने साथ छुट्टी के बाद चल देता है। दोनों खेलते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, तो वह संजय को लेकर आगे जंगल में तालाब के पास पहुंचता है और कगार के अंदर घुस जाता है। संजय और रोहित जब अंदर पहुंचते हैं तो अंदर खेलने के तमाम खिलौने और खाने की चीज़ें पड़ी थी। वे सभी खेलने लगते हैं और भूख लगने पर रखी हुई खाने की चीज़ों को खाते भी हैं। इस तरह संजय और रोहित दोपहर के समय उसी कगार में बिता करके अपने घर की ओर निकलते हैं। संजय जब बाहर निकलने लगता है तो विनोद संजय की आंखों में देखता है और संजय भी विनोद की आंखों के दृष्टि से प्रभावित हो जाता है और वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उन दोनों की हरकतें अलग ही होने लगती हैं। अब रास्ते में रोहित संजय के ऊपर थूकता तो संजय रोहित के ऊपर थूकता। कहीं पर वे दोनों एक दूसरे पर पेशाब करने लगते। गांव में लोग बाहर ही शौच भी करते हैं। एक जगह उसने देखा कि एक आदमी शौच करने बैठा है। रोहित ने एक ढेला उठाया और खींचकर मारा। संयोग से वह ढेला उसके पिछवाड़े पर लगने के बजाय उसके शौच पर गिरा। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस बेचारे के पूरे शरीर पर छिटक कर पड़ गया। वह आदमी जल्दी से उठा और उन दोनों को दौड़ा लिया। वे दोनों उधर न भागकर फिर से जंगल की ओर भागे और तालाब के कगार में जाकर घुस गए। वह आदमी उन दोनों को पहचान रहा था। उसने उनके घर जाकर शिकायत की। उसके घर वाले उनको खोजना शुरू किए, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह दिन बीत गया, वे लोग वापस नहीं आए। इस तरह 10 दिन गुजर गए। पुलिस में शिकायत हुई, लेकिन पुलिस भी उन बच्चों को तलाश करती रही। कोई सुराग नहीं मिल पाया। इधर विनोद का दोस्त, जो शुरू में विनोद का पहला दोस्त था राकेश, अब लखनऊ में बीटेक कर लिया था। बीटेक करके जॉब कर रहा था कोई। वो अपने गांव आया क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी एक पढ़ी लिखी बैंक कर्मचारी से कर दी थी। 3-4 दिन बाद राकेश को गांव और खेत घूमने की इच्छा हुई। वह अपने गांव घूमते घूमते खेत घूमने निकल गया। खेत घूमकर वापस आते समय वह उसी कुएं के पास पहुंचा जहां उसके सामने ही विनोद कुएं में गिर गया था। उसे सारी पुरानी घटना याद आ गई। उसी समय उसे विनोद राकेश को उसी रूप में दिखता है। जो गिर गया था विनोद, कुएं में मर गया था, वही अपने शक्ल में राकेश को मिलता है। विनोद को राकेश जैसे ही देखता है, कुछ सोच पाता कि विनोद की आंखों से अजीब सी किरणें निकलती हैं और राकेश को सम्मोहित कर लेती हैं। अब राकेश, जो बहुत ही संवेदनशील और शर्मीला लड़का था, वह बच्चों की तरह उछलते कूदते चलने लगता है। यहाँ राकेश जो है युवा हो गया था, लेकिन उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया। वह जब जा रहा था तो रास्ते में कुत्तों को देखता तो दौड़ा लेता। कुत्ते डर कर भाग जाते। अपने रास्ते में किसी को देखता तो मुंह चिढ़ाने लगता। ऐसा करते जब उसको लोगों ने उसे देखा तो कुछ लोगों ने सोचा अपना बचपन याद कर रहा होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो अपनी माँ को चाची बोलने लगा, पिताजी को चाचा बोलने लगा। हद तो तब हुई जब अपनी माँ से कहा कि मुझे भाभी से मिलवाओ। अपनी पत्नी को भाभी कहने लगा।
तभी उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। उसे देखते ही वह उसके साड़ी को पकड़कर चारों ओर घूमने लगता है और कुछ देर बाद उसके मुंह पर थूकर भागने लगता है। अब इस घटना को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। सभी लोग गांव के वहां पहुंच गए, क्योंकि चारों तरफ यह बात फैल गई कि इतना होनहार लड़का पागल हो गया है, पागलों वाली हरकत कर रहा है। तभी राकेश ने वहीं एक कुल्हड़ देखा। वो उस कुल्हड़ को उठा लिया। वह कहने लगा, मैं इसे मूत कर भर दूंगा, पूरा भर दूंगा। उसने मूत कर कुल्हड़ को भर दिया। कुछ देर बाद वह एक दीवार के पास जाता है और कहता है, मैं खूब ऊपर तक मूतूंगा। वह दीवार पर उठाकर मूतने लगा। उसके माँ बाप सभी इसकी यह दशा देखकर रो रहे थे। तभी कुछ लोगों को ऐसा एहसास होता है कि ऐसी बच्चों की हरकतें विनोद करता था, जो अब वही नहीं है। मतलब कुछ लोग जब ये हरकतें राकेश में देखते हैं कि इतना युवा व्यक्ति, इतना इंटेलिजेंट लड़का जो है इस तरह करने लगा है, तो लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसी सामान्य घटना तो नहीं हो सकती। तो लोगों के दिमाग में आता है कि विनोद जो इसका दोस्त था, बचपन में कुआं में गिर गया था, तो उसकी भी हरकतें ऐसी ही थीं। तो लोगों को शंका होने लगता है। इस कहानी के शेष भाग के लिए आप लोग देखिए पहले और बताइए, तो अगला एपिसोड में इसके बाद आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।